नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में ना एक बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसकी वजह एक शराब नीति। तो आज हम इसी जटिल मामले की तह तक जाएंगे। एक ऐसा मामला जिसने राजधानी के बड़े-बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? मतलब एक नई शराब नीति कैसे एक मुख्यमंत्री के जेल जाने की वजह बन गई? एक ऐसी पॉलिसी जिसे लाया तो गया था रेवेन्यू बढ़ाने और शराब माफिया को खत्म करने के लिए, पर वो बन गई जेल जाने का रास्ता। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, किसी भी नई चीज को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी होता है कि पुरानी चीज में दिक्कत क्या थी। तो इस नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए सबसे पहले 2021 से पहले वाली जो दिल्ली की शराब व्यवस्था थी उसकी समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। तो पुराने व्यवस्था में ना कई बड़ी बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो वेंडर्स जमकर टैक्स चोरी कर रहे थे। दूसरा, शराब माफिया और जो बिचौलिए थे उनका पूरा दबदबा था। और तो और लोग सस्ती शराब के लिए गुड़गांव जैसे पड़ोसी राज्यों में जा रहे थे, जिससे दिल्ली का रेवेन्यू सीधा सीधा दूसरे स्टेट्स को जा रहा था। और सरकारी दुकानें वो तो बस नाम की थीं, बिल्कुल इनएफिशिएंट। इन सब से दिल्ली के खजाने को कितना भारी नुकसान हो रहा था। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार एक कह सकते हैं बिल्कुल नई रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लेकर आई। अब यहां देखिए बदलाव कितने बड़े थे। पुरानी पॉलिसी में सरकारी और प्राइवेट दोनों दुकानें थीं, नई में सब कुछ प्राइवेट। लाइसेंस फीस जो पहले कम हुआ करती थी वो सीधे पहुंच गई 5 करोड़ रुपए। लॉटरी सिस्टम को हटाकर कंपेटिटिव ऑक्शन लाया गया और ड्राई डे वो 23 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिए गए। मतलब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था का काया पलट था। और बस यही से कहानी में आता है एक सनसनीखेज मोड़, क्योंकि जांच एजेंसियों का दावा है कि जो नई पॉलिसी थी ना, ये सुधार का सिर्फ एक मुखौटा थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी 100 करोड़ की डील, एक रिश्वतखोरी की साजिश छिपी हुई थी। तो इस कथित घोटाले के एकदम सेंटर में है एक नाम जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, साउथ ग्रुप। अब ये साउथ ग्रुप है क्या? जांचकर्ताओं के मुताबिक ये दक्षिण भारत के कुछ बहुत ही प्रभावशाली बिजनेसमैन और राजनेताओं का एक कह लीजिए सिंडिकेट था। और आरोप यह है कि इन्होंने ही इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी थी। अब ये जो नंबर है ना 12%, ये इस पूरे मामले का कह सकते हैं दिल है। यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। पहले होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन होता था 5%, जिसे इस नई पॉलिसी में बढ़ाकर कर दिया गया सीधा 12%। और बस यहीं से आरोपों का सारा खेल शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि ये कथित सौदा काम कैसे करता था? देखिए, एजेंसीज के हिसाब से प्लान बहुत सिंपल था। प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब इस बढ़े हुए 12% में से 6% तो होलसेलर्स अपनी जेब में रखते और बाकी का जो 6% था वो कथित तौर पर रिश्वत या कह लें कि किकबैक के तौर पर पार्टी को वापस दिया जाता। और ये सब मिलाकर जो रकम बनती है वो है पूरे 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आरोप तो बहुत संगीन है, पर सवाल ये है कि सबूत क्या है? आखिर सीबीआई और ईडी ने अपना ये पूरा केस किस बिना पर बनाया? चलिए अब उनके सबूतों की पड़ताल करते हैं। एजेंसियों ने ना एक कंप्यूटर से मिला डिजिटल एविडेंस सामने रखा जो काफी अहम है। उनका दावा है कि 15 मार्च 2021 को जो पॉलिसी ड्राफ्ट था उसमें प्रॉफिट मार्जिन था 5%। लेकिन फिर सिर्फ 4 दिन बाद 19 मार्च को उसी कंप्यूटर पर फाइल को बदला गया और मार्जिन हो गया 12%। और ये सब कब हुआ? ठीक कैबिनेट को पॉलिसी सौंपे जाने से पहले। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबूतों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें ओबेरॉय होटल की सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें कथित तौर पर पॉलिसी के ऑफिशियल रिलीज से पहले ही उसकी कॉपी बनाई जा रही थी। कुछ प्रमुख लोगों के बीच हुई फेस टू फेस मीटिंग्स की भी बात है। एक फेस टाइम कॉल का भी जिक्र है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर एक बिजनेसमैन से कहा था कि वो उनके सहयोगी विजय नायर पर भरोसा करें। और तो और डिलीट किए गए चैट्स जिन्हें फोन से रिकवर किया गया है वो भी सबूतों का हिस्सा हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 170। ये क्या है? एजेंसियों का आरोप है कि इस मामले से जुड़े 36 लोगों ने सबूत मिटाने के लिए 170 मोबाइल फोन या तो बदले या फिर पूरी तरह से नष्ट कर दिए। सोचिए, 170 फोन। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? तो अब अगला बड़ा सवाल ये है कि ये जो 100 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है वो पैसा आखिर गया कहाँ? जांचकर्ताओं ने इस मनी ट्रेल का पीछा किया और उनका दावा है कि ये रास्ता उन्हें सीधा
गोवा के चुनावों तक ले गया। अब इतना बड़ा कैश अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा? इसके लिए कथित तौर पर अंगड़िया सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। अब ये अंगड़िया क्या होता है? ये ना एक बहुत पुराना, पारंपरिक और इनफॉर्मल कोरियर नेटवर्क है। ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के पूरी तरह से बाहर काम करता है और इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में कैश और कीमती सामान ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसे अक्सर हवाला सिस्टम से भी जोड़कर देखा जाता है। तो पैसे का ये पूरा सफर कैसे तय हुआ? एजेंसियों के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी है। साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी। इसमें से करीब 45 करोड़ रुपए मुंबई और दिल्ली के अंगड़िया नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर हुए। फिर ये सारा पैसा गोवा में एक जगह कंसोलिडेट किया गया और आखिर में वहां से इस कैश को गोवा चुनाव में कैंपेन करने वाले वेंडर्स ने उठाया। अब इस पूरी जांच का जो पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ है, जो राजनीतिक नतीजा निकला है, वो बहुत बड़ा है। राजधानी के कई दिग्गज नेता आज सलाखों के पीछे हैं और पूरा देश अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। तो असल में एजेंसियों का कानूनी तर्क है क्या? उनका मुख्य तर्क ये है कि ये मामला किसी व्यक्ति के पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा डालने का नहीं है। नहीं, ये एक इनडायरेक्ट ब्राइब का केस है। मतलब एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे फायदा किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी को चुनावों में हुआ। ये है इस केस का क्रक्स। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, साउथ ग्रुप से जुड़ी के कविता और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। इतने बड़े नाम इस केस में सलाखों के पीछे हैं। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि जब पॉलिसी और पॉलिटिक्स का मेल होता है तो पब्लिक सर्विस और पर्सनल गेन यानी जनसेवा और निजी लाभ के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। अब इस केस का फैसला जो भी आए, लेकिन ये सवाल हमेशा गूंजता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।